तो बच्चों क्लास 9th का आपका 5th चैप्टर जो है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको अपने डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि अपनी जो बॉडी होती है, जैसे आपने प्रीवियस जो आपकी जो क्लासेस हैं, आपकी जो छोटी क्लासेस हैं, उनमें आपने पढ़ा था कि सेल के बारे में। ठीक है, आपको नॉलेज तो है ही कि सेल क्या होता है। तो अपनी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो छोटे छोटे क्या है, सेल से मिलकर बनी होती है। राइट, अपने क्या है, एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। मल्टीसेल्युलर क्या होता है? अपनी जो कंप्लीट बॉडी है उसमें क्या है, बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है। ठीक है, और जब वो बिलियंस ऑफ सेल जो है वो वर्क करती हैं, उसी का आउटकम अपने करते हैं। जैसे मान लो अगर अपने कोई भी मोशन करें, चलो इसके मतलब से समझते हैं। ठीक है, मतलब से समझते हैं। चलिए, यहां पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, आपको पता है सिंपल छोटी डेफिनेशन तो ये है, और जो बड़ी डेफिनेशन है वो नोट्स वगैरह में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जो मतलब समझते हैं सेल का, क्या है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, देखिए स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हूं। राइट, तो मेरी जो कंप्लीट बॉडी है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटी सी दीवार अपने को बनानी है। राइट, तो अगर मान लो अपने को एक वॉल बनानी है, तो उसमें क्या होता है, आपको पता है कि बहुत सारी छोटी छोटी ईंटें मिलके पूरी वॉल को बनाती हैं। राइट, तो अपनी जो पूरी बॉडी है, ठीक है, वो क्या है, बहुत सारी सेल्स जो है उनका असेंबलेज है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट काइंड की सेल्स आपस में असेंबल होके क्या करती है, अपनी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। राइट, तो जो अपने जो दिखाई दे रहे हैं, अपना जो आउटर अपीयरेंस है, अपनी जो मॉर्फोलॉजी है, वो क्या है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स ने आपस में मिली और उन्होंने मिलके क्या बनाया, एक अपनी स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, तो अपनी स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने के लिए क्या है मेन चीज, वो है आपकी सेल। राइट, तो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपका जो बॉडी का जो बेसिक प्लान है वो ये है कि आपकी जो बॉडी है वो छोटी छोटी सेल से मिलके बनी हुई है, और पूरी जो स्ट्रक्चर है वो इसी का आउटकम है, सेल्स का। राइट, तो स्ट्रक्चर का मतलब तो आपको पता है, इजी। राइट, लेकिन फंक्शनल का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से समझेंगे कि स्ट्रक्चर तो ठीक है, आपको समझ आता है कि सर हमारी जो छोटा जैसे मान लो हमारा हैंड है, तो ये क्या है, छोटी सेल्स से मिलके बना हुआ है, इसमें बोन्स हैं, इसमें मसल्स हैं, ठीक है, इसमें स्किन है। तो वो डिफरेंट काइंड की सेल्स ने मिलके क्या कर दिया, असेंबल होके और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना दी। राइट, लेकिन फंक्शनल का मतलब क्या है? देखिए फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेल्स आपकी फिजियोलॉजिकल यूनिट्स होती हैं, इसके अंदर हर तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब आपकी जो सेल होती है वो एक्टिव होती है, उसमें सब काम जो होते हैं वो आपकी सेल के अंदर चल रहे होते हैं, वो एनर्जी प्रोडक्शन करती है। और अब देखो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अपने को मूव करना है। राइट, अपने मूव कर रहे हैं तो अपने क्या करेंगे, सीधा उठे और मोशन करके चले गए। लेकिन अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो देखो अपनी जो बॉडी है उसमें बोन्स हैं। ठीक है, आपके इसके अलावा आपकी मसल के मतलब आपकी जो मूवमेंट होती है उसमें मसल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट, तो मसल्स क्या है, मसल भी क्या है, मसल सेल से मिलकर बनी हुई है। राइट, मसल सेल जब वर्क करेंगी, ठीक है, सारी की सारी जो मसल सेल्स हैं वो मिलकर जब वर्क करती हैं तो मसल मूवमेंट होती है। मसल मूवमेंट होती है तो आपके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप मूव करना चालू कर देते हो। तो मसल सेल्स ने मूव किया आपको मोशन करवाने के लिए। राइट, आप कुछ सोच रहे हो या आप कोई रेस्पॉन्स शो कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो वो क्या है, तो वो आपके नर्वस, आपकी जो न्यूरॉन सेल्स है उनका फंक्शन है, आपकी ब्रेन की सेल्स का फंक्शन है। राइट, तो इस तरह से आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने में भी कौन इंपॉर्टेंट है, सेल। ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं वो भी क्या है, आपकी जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल्स जितनी भी असेंबल होके उन्होंने सेल बनाई है, जितनी भी सेल्स है सारी असेंबल होके उनका जो आउटकम आता है, मतलब वो सेल्स जो परफॉर्म करती हैं उनका जो आउटकम आता है वो आपकी पूरी बॉडी का आउटकम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मसल सेल्स ने क्या किया, मूवमेंट करी तो पूरी मसल हिली, मसल में मूवमेंट हुई तो आप में मूवमेंट हुई। राइट, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो थॉट्स मेरे बन रहे हैं ब्रेन के अंदर। राइट, तो मेरे जितने भी न्यूरॉन सेल्स हैं, मतलब ब्रेन के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो एक्टिव होके क्या कर रहे हैं, थॉट्स बना रहे हैं, उनको मतलब आपको पहुंचाने के लिए, स्पीच के लिए आपकी क्या है,
मसल्स जो आपके माउथ की मसल्स है उसमें भी मूवमेंट हो रही है, आपकी टंग के अंदर भी हो रही है, आपके लैरिंग्स में। तो सारी सेल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सेल्स, वो मिलके क्या करती है, परफॉर्म करती है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनाती है, ठीक है, और वो ऑर्गन सिस्टम्स अपने में काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि एक छोटा सा कि सेल्स जो होती हैं वो टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गन सिस्टम्स क्या है, अपनी बॉडी को रन करते हैं, पूरी बॉडी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं ह्यूमन बीइंग का। देखिए कैसे छोटी छोटी सेल्स मिली तो सेम काइंड की सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल मिल गई, उन्होंने क्या बना दिया आपकी, जैसे एग्जांपल लेते हैं मसल सेल्स है, तो मसल सेल्स ने मिलके क्या बना दिया आपका मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जैसे ऑर्गन, अगर मान लो आप एग्जांपल ले लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, आप खाना खाते हो, तो खाना खाते हो तो क्या है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सेल्स हैं, वो मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यूज, टिश्यू ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है। लेकिन आपकी बॉडी क्या सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलकर बनी है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो फूड पाइप होती है उससे मिलके नहीं, उसमें नर्वस सिस्टम भी है, आपका मस्कुलेचर जो आपका ऑर्गन मतलब मसल्स है, आपका स्केलेटल सिस्टम है, मतलब आपकी जो बोन्स है वो है। तो इस तरह से बहुत सारे, रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, आप एयर ब्रीथ वगैरह करते हो, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑर्गन टिश्यूज से, ठीक है, ऑर्गन जो सिस्टम है उनसे मिलकर आपकी बॉडी बनती है, ठीक है। तो बेसिक क्या है, तो इनकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल्स, ठीक है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये माना जाता है, राइट। चलिए तो बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। आपको मतलब समझ आ गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का, डेफिनेशन का, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या था, हमारे एक रॉबर्ट हुक थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या किया था 1665 में आपकी सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने सेल्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना के एक छोटा सा माइक्रोस्कोप रेडी किया था, ठीक है, सेल्फ मेड। और उन्होंने क्या किया था, जो जैसे आपने देखा होगा जो बॉटल्स होती हैं आपकी, लाइक कोई भी शैंपेन की बोतल ले लो, तो शैंपेन की बोतल के ऊपर एक कॉर्क लगा होता है, राइट। हो सकता है कि वो ड्रिंक वगैरह कर रहे हो, उस टाइम पे उनका ध्यान पड़ा हो उस कॉर्क के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, एक पीस ऑफ कॉर्क, एक पीस ऑफ कॉर्क के अंदर क्या किया, 1665 के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और उन्होंने उन हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया, सेल नेम दिया। क्या सेल का मतलब क्या होता है, छोटे 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 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो उनको क्या दिखाई दिए थे, छोटे 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 कंपार्टमेंट दिखाई दिए थे, जैसे कि अपने हनी, जो आपका हनी का जो हाइव होता है उसके अंदर, बी हाइव जो होता है उसके अंदर क्या है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को दिखाई देती है, ठीक है। उन छोटे छोटे जो बॉक्सेस थे, उनको जो बॉक्सेस दिखाई दिए, उनको उन्होंने क्या नेम दे दिया, सेल नेम दे दिया। देखिए उस टाइम पे क्या है, जब कोई भी चीज, आज अपने जो कॉम्प्लेक्स स्टडी करते हैं, अपने एक सेल की जो स्टडी करते हैं, तो सेल के अंदर क्या अपने को इंटरनल जो उसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी दिखाई देते हैं, राइट। लेकिन पहले ये पॉसिबल नहीं था। आज अपने पास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो उनके थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, उनकी जो इंटरनल जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्टडी कर पाते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या है, शुरुआत हुई थी सेल की, लोगों को पता ही नहीं था सेल क्या होता है या कोई चीज किससे मिलकर बनी है, ठीक है। तो हमारे रॉबर्ट हुक जो थे वो सबसे पहले आए और उन्होंने क्या किया, एक पीस ऑफ कॉर्क के अंदर से हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट देखी। और देखिए जो पुराने जो भी नेम होते हैं ना, ये आपके लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज के अंदर होते हैं। आज के टाइम में ये लैंग्वेजेस बिल्कुल डेड हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ग्रीक और लैटिन जो लैंग्वेज थे उनके अंदर इनके नेम दिए जाते थे। जैसे कि सेल है, तो सेल का मतलब होता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट, राइट। तो सेल हमारा रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। ठीक है, तो सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। अब देखो जब भी कोई चीज, आपको पता है जब कोई चीज नई डिस्कवर होती है तो सारे लोग क्या है उसके पीछे पागल हो जाते हैं। और वैसे भी जब साइंस की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं क्या, हर चीज के बेसिक नॉलेज की बात करते हैं, उसको बारे में जानना चाहते हैं, राइट। तो वैसे ही क्या हुआ, जब ये डिस्कवर हो गई हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, आप देखो
कॉर्क जो होता है वो बार्क ऑफ द ट्री से निकलता है। तो आपको बता दूं कॉर्क यहां पे क्या है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल। और प्लांट सेल के ऊपर जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो होती है उसकी सेल वॉल की। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना सेल वॉल की डिस्कवरी भी किसने की थी, हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, ये तो बाद में अपने जब सेल वॉल करेंगे, जब डिस्कस कर लेंगे। तो समझ आया आपको क्या कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था सेल को। उन्होंने एक पीस ऑफ कॉर्क के अंदर क्या देखा था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखी थी, राइट। अब देखिए जब उन्होंने बता दिया कि यार कुछ छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, सेल है, इसका मतलब कोई ना कोई जो स्ट्रक्चर है वो छोटी छोटी क्या है, यूनिट से मिलकर बनी होती है, उन्हीं यूनिट को इन्होंने क्या नेम दिया था, सेल। चलिए, तो ये तो बात थी क्या, कॉर्क जो था वो था डेड। ठीक है, ये तो थी डेड सेल, राइट। उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो था डेड। अब बात करते हैं लिविंग की। ठीक है, तो हमारे कौन आए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इन्होंने क्या किया, खुद का ही क्या बना दिया, माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप क्या होता है, नेम से क्लियर है, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ज्यादा जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस मतलब जो बहुत जूम करके दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं, उनका यूज करके मतलब 270x मतलब 270 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो बड़ा दिखा सकता है। ठीक है, वो माइक्रोस्कोप उन्होंने सेल्फ प्रिपेयर किया। ठीक है, और सेल्फ प्रिपेयर करके इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर, ह्यूमन की जो ब्लड सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स हैं, इस तरह से उन्होंने प्रोटोजोअन्स और उनको इस माइक्रोस्कोप से क्या देखा उन्होंने, प्रोटोजोअन्स। अब ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक, वो अपने डाइवर्सिटी चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अमीबा जैसे कि एग्जांपल आपने सुना होगा, अमीबा तो प्रोटोजोअन है। तो प्रोटोजोन्स, स्पर्म सेल्स, बैक्टीरियाज, रोटिफर्स या फिर आपकी ब्लड सेल्स, इनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व करना चालू किया अंडर किसके, आपके जो उन्होंने खुद ने जो माइक्रोस्कोप प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो सेल्फ प्रिपेयर्ड जो माइक्रोस्कोप था, सेल्फ मेड जो माइक्रोस्कोप था, उससे उन्होंने लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स को देखना चालू कर दिया था। ठीक है, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये कब आए थे, ये आए थे 1674 में, 1665 के बाद में 1674 में बाद में। ठीक है, तो 17 सेंचुरीज के अंदर ये जो थे अपने सेल की लगभग डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होता है। मैंने अभी आपको बोला था जब सेल डिस्कवर हुई तो क्या हुआ, सब साइंटिस्ट जो थे वो पीछे पड़ गए किसके, सेल के ऊपर, सेल के बारे में नॉलेज जानने के लिए। तो जब 19th सेंचुरी आई, मतलब 17th सेंचुरी में सब हो रहा था, 19th सेंचुरी जब आई, ठीक है, तो 19th सेंचुरी के शुरुआत से क्या हुआ, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो क्या हो गए, सेल के बारे में बहुत सारी नॉलेज उनको मिलना चालू हो गई और सेल के बारे में काफी कुछ लोगों ने जान लिया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारे 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली थी। उन्होंने देखा छोटे छोटे क्या है, एक छोटी छोटी जो पार्टिकल लाइक अंदर सेल के अंदर उनको दिखाई देने चालू हो गए, तो उन्होंने उनको क्या नेम दे दिया, न्यूक्लियस नेम दे दिया। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दिए थे। तो इन सब डिस्कवरीज को मिला के जो साइंटिस्ट उस टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे थे, तो जो नॉलेज वहां पे उस टाइम पे प्रेजेंट थी, उस नॉलेज के बेसिस पे हमारे दो साइंटिस्ट थे। सबसे पहले तो हमारे थे कौन, मैथियस जैकब स्लीडेन। ठीक है, एक ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1837 में इन्होंने क्या किया, जो उस टाइम पे जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जितनी भी जो सेल के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें बता रखी थी, ठीक है, और कुछ आइडियाज जो पहले से दे रहे थे कुछ साइंटिस्ट ऑलरेडी, ठीक है, कि हम एक सेल थ्योरी बनाते हैं सेल के रिगार्डिंग जिसमें सारी चीजें अपने डाल सकें कि क्या होती हैं। तो
हमारे मैथियस जे स्लेडन ने सबसे पहले क्या किया, उन चीजों को लेके और फटाफट से क्या बना दी, एक सेल थ्योरी पर्पस कर दी। ठीक है, एक सेल थ्योरी बना दी। ये सेल थ्योरी क्या करती, अब देखो ये जो थे ना हमारे, ये मैथियस जे स्लेडन जो थे हमारे, ये थे बॉटनिस्ट। और बॉटनी क्या होती है बेटा, बायोलॉजी जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होती है। तो बॉटनी जो हमारी होती है वो प्लांट जितने भी होते हैं, प्लांट स्टडी। तो ये हमारे जो थे स्लेडन, वो थे भाई साहब बॉटनिस्ट थे। ठीक है, प्लांट से रिलेटेड जितने भी जो स्टडी करते हैं वो बॉटनिस्ट होते हैं। तो बॉटनी के अंदर वो प्लांट के रिगार्डिंग उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। प्लांट, जितने भी प्लांट से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो उन्होंने सेल थ्योरी के अंदर डाले थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, इसके जस्ट एक साल बाद 1838 के अंदर, ठीक है, क्या हुआ हमारे, हो सकता है भाई ये दिसंबर में हो और ये जनवरी के अंदर हो, लेकिन क्या है जो टाइम है वो क्या है 1837 और 1838। इसके बाद में हमारे साइंटिस्ट आए थे कौन, थियोडर स्वान। ठीक है, तो हमारे मैथियस जैकब स्लीडेन, आप याद रख सकते हो स्लीडेन और स्वान। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो क्या दिया था, प्लांट के रिलेटेड अपने जो पॉइंट्स थे वो डाले थे सेल थ्योरी के अंदर। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया, थियोडर स्वान ने सेल थ्योरी के अंदर क्या किया, एनिमल से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो ऐड कर दिए। समझ गए, तो ये जो थे हमारे जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, थियोडर स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, मतलब जूलॉजी मतलब एनिमल, और बॉटनिस्ट जो होते हैं राइट। तो इन्होंने दी थी भाई सेल थ्योरी, स्लीडेन और स्वान। ठीक है, सबसे पहले स्लीडेन ने किया था और बाद में स्वान ने उसमें पॉइंट्स ऐड किए थे। तो वो सेल थ्योरी अपने पढ़ते हैं कि अब सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, सेल थ्योरी के अंदर जो पॉइंट्स हैं मेन वो ये हैं, देखिए पहला जो है वो है सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। सेकंड पॉइंट है सेल्स आर फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड पॉइंट है सेल्स आर हेरिडिटरी यूनिट्स। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है न्यू सेल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। अब देखो आप पॉज करके इनको लिख लेंगे, ठीक है। अब इनको समझते हैं क्या कहते हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये आपको मैं बता चुका हूं क्या, कि जितने भी अपनी जो बॉडी बनी हुई है, ठीक है, वो क्या है, आपकी सेल्स के असेंबलेज से बनी हुई है। सारी सेल आपस में असेंबल होके क्या बनाती है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और आपकी इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, वो आप ये भी बना सकते हो क्या, ये भी मतलब है कि जो भी आपका जो फंक्शन है, जो भी परफॉर्म कर रहे हो आप, वो सारी सेल्स के क्या है, जो फंक्शन जो आपकी सेल करती है उसका आउटकम होता है, राइट। देखिए तो सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, सेल्स आर फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो फिजियोलॉजिकल यूनिट्स क्या होती हैं, देखो ये जो टर्म है ना आपकी, इसका मतलब समझिए बेटा, फिजियोलॉजिकल होती है, कहने का मतलब आपकी सेल्स के अंदर आपकी सारी फिजियोलॉजिकल मतलब आपका फंक्शन, वर्किंग, ठीक है, इसका मतलब होता है आपकी वर्किंग। आपकी जो सेल्स होती हैं वो वर्क करती हैं, क्या है मेन जो है आपकी बात, ये मान लीजिए आप कि ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन अ सेल। इस पॉइंट का मतलब ये है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी कहाँ होती हैं, आपकी सेल के अंदर होती हैं। क्लियर। और मेटाबॉलिक का मतलब आपको बता देता हूं, देखिए आपने रेस्पिरेशन टर्म पढ़ी होगी कि भाई आप अपनी जो बॉडी, अपनी जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, राइट। तो अपने मेटाबॉलिक का मतलब होता है यहाँ पे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों चलता है। मतलब कुछ चीजें बनती हैं बॉडी के अंदर और कुछ चीजें क्या होती है, ब्रेक होती जाती हैं, राइट। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, बनना और टूटना, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो आपकी सेल्स के अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें बनती हैं, टूटती रहती हैं, फंक्शन होता रहता है, चलता रहता है, एनर्जी बनती है, टूटती है, सब कुछ होता है। तो सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब आपकी जो फिजियोलॉजिकल यूनिट्स क्या है, आपकी सेल होती हैं। समझ गए, ये देखिए। तो फंक्शन जो होंगे वो सारे मतलब जो जितने भी वर्किंग जो होगी वो आपकी सेल्स करेंगी। ठीक है, उन सेल्स के अंदर क्या है, रिएक्शंस चलती रहेंगी। सेल्स आर हेरिडिटरी यूनिट्स,
देखिए जो हेरिडिटी जो टर्म है आपकी, ठीक है, हेरिडिटी का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, राइट। अब आपको पता है कि अपने जो होते हैं वो जस्ट अपने क्या है, पेरेंट्स के से थोड़ी बहुत सिमिलरिटी शो करते हैं, राइट। तो वो क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब भी क्या होगा, हेरिडिटी का मतलब होता है पेरेंट्स टू उनके ऑफस्प्रिंग, कैरेक्टर्स जाते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, उनमें कैरेक्टर्स जाते हैं, तो उनको ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, वो भी सेल्स होती हैं। कहने का मतलब सेल्स जो है हमारी वो क्या है, हेरिडिटरी यूनिट्स होती हैं। कहने का मतलब वो कंटेन करती है जेनेटिक मटेरियल, जिस जेनेटिक मटेरियल में अपनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अपने गैमेट्स, अगर मैं यहां बात करूं तो ये हो गए अपने गैमेट्स, ठीक है, स्पर्म और एग। तो उनके थ्रू क्या होता है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन कहां जाती है, अपने अंदर आ जाती है, ठीक है, या अपने ऑफस्प्रिंग से चली जाती है, राइट। तो पेरेंट्स जितने भी थे, पेरेंट्स जो भी हैं, ठीक है, उनसे ऑफस्प्रिंग में जाना क्या इंफॉर्मेशन का, वो भी सेल्स के थ्रू होता है, लाइक अपनी स्पर्म सेल्स हैं, एग सेल्स हैं, राइट। रिप्रोडक्शन में अपने पढ़ते हैं तो हेरिडिटरी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और ये आपका जो पॉइंट है वो देखिए अब, ठीक है, आप पॉज करके इसको लिख लेंगे। अब देखो ये जो पॉइंट है आपका कि न्यू सेल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट था ये हमारा ऐड किया था किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। सेल थ्योरी आपको पता है मैथियस लीडेन और थियोडोर स्वान ने दी थी, लेकिन उसके बाद में कुछ टाइम बाद, ठीक है, क्या हुआ, हमारे रुडोल्फ विर्चो आए थे, ठीक है। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, एक पॉइंट ऐड किया कि जो जितनी भी नई सेल्स जो होती हैं वो जब ओरिजिनेट होती है, कहने का मतलब पुरानी सेल्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी उन्हीं से क्या होगा, नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो मेरी जो आसपास की सेल्स हैं वो डिवाइड करके उस कंप्लीट वाउंड को क्या कर देती है, हील कर देती है, और कंप्लीट जो वाउंड हमारा सही हो जाता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले से जो सेल्स प्रेजेंट थी उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। तो वही चीज उन्होंने बोली है, न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, ठीक है। देखिए इन्होंने एक बहुत फेमस कहावत है, मतलब आप अफोरिज्म है, ठीक है, क्या है, इनका अफोरिज्म था, मतलब इस लाइन को एक कहावत थी, ओमेनिस सेल्यूला सेल्यूला, ठीक है, ओमेनिस सेल्यूला, ठीक है। ये इन्होंने अपनी लैंग्वेज में उस टाइप की ये कहा था, ठीक है, कि ओमेनिस सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पहले से मौजूद सेल से बनती है, ठीक है। 1855 में इन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, कि ऑल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल्स, ठीक है। कि मतलब जितनी भी सारी सेल्स हैं वो मिलके क्या करती हैं, जो फंक्शन परफॉर्म करती है वही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक्सेप्शंस क्या हैं इसके। आपकी सेल थ्योरी जो गिवन थी, जो दी गई थी, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं। अब ये जो सारी के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, हमारे एक ऑर्गेनिज्म है वायरस, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। वैसे तो एक्सेप्शंस कई हैं, लेकिन अपने यहाँ छोटी क्लास में से वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी है, जितने प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनको एक्सेप्शन मानते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन्स हैं उनको एक्सेप्शन मानते हैं, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझने के लिए। अभी आप एक्सेप्शन समझिए वायरस कैसे है। देखिए अपनी जो सेल्स होती है उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो अभी अपनों ने की थी क्या, कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल्स अराइज होती हैं, राइट। नई सेल्स जो बनती हैं वो पुरानी सेल से बनती हैं। तो लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं होता है, वायरस के पास में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, ठीक है। मैं सीधा लिख देता हूं, लैक्स सेल्यूलर कंपोनेंट्स, इसके पास में कुछ भी नहीं होता है,
ना न्यूक्लियस होता है ना कुछ होता है, सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए और कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो कोई भी सेल्यूलर कंपोनेंट इसके पास में प्रेजेंट नहीं है, राइट। और ना ही ये इसका रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो भी क्या है, इसको होस्ट की जरूरत होती है, ये किसी बॉडी पे जाता है, उसके बाद में क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, खुद से इसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती है, राइट। तो वायरस क्या है, हमारा एक्सेप्शन है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, सेल्यूलर थ्योरी का, मतलब ये सेल है ही नहीं, इसे अपने सेल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चलिए चलो बात करते हैं नेक्स्ट आपके सेल्यूलर, जो भी आपकी सेल्स हैं उनके टाइप्स की, ठीक है। आपकी जो सेल्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे, जैसे कहने का मतलब कि वो कितनी ज्यादा कोई सेल कॉम्प्लेक्स है, उसके बेसिस पे आपकी सेल्स जो होती हैं वो होती है दो तरह की, ठीक है। कौन कौन सी होती है, देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझना, इसके जो आपके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के अंदर ही क्या है आपके आंसर्स हैं। देखिए, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो जो टर्म है वो आपको बताती है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक है। और कैरियो जो है न्यू, और यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है न्यू या वेल डेवलप्ड, ठीक है, वेल डेवलप्ड भी कह सकते हो आप, ठीक है। और कैरियो जो टर्म है हमारी, ये कैरियो टर्म का मतलब क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो, और सेम यहां पे, ठीक है, न्यूक्लियस। चलिए देखिए, तो क्या है, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी सेल्स जिनके अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। अब प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, देखें, ये ऐसी सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब इनके अंदर एब्सेंट है तो आप बताइए क्या इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब जो भी डीएनए या कुछ भी होगा, ठीक है, वो कहां प्रेजेंट होगा, डीएनए इनका सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर। चलिए, साइटोप्लाज्म समझ नहीं आएगा तो चलो देखते हैं पहले साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये आपकी सेल है, ठीक है, अभी इसके ऊपर सेल ये मेम्ब्रेन है ओनली, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। अब ध्यान देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, आपका जो डीएनए है वो कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, कहने का मतलब न्यूक्लियस के अंदर, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आपकी सेल मेम्ब्रेन भी कह दो आप, एक ही बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपके न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट है, डीएनए, राइट। अब ध्यान देंगे, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस या जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यहां प्रेजेंट होते हैं, इस जगह पे, राइट, इन दोनों के बीच में। तो इस पार्ट को बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, क्लियर। और आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है या जितने भी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस या डीएनए आपका प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। समझे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहां ध्यान देंगे, तो साइटोप्लाज्म क्या है, द फ्लूइड या जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में। और न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेन करते हैं जितना भी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। तो पूरी सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको अपने क्या कहते हैं,
प्रोटोप्लाज्म। समझे? और जो प्रोटोप्लाज्म है हमारा वो किससे मिलकर बना होता है? तो देखें, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू क्या? आपका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ये समझ आया आपको? तो अब देखिए, अब आपको समझ आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। आपके प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या प्रेजेंट होगा? आपका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए वो यहां पे सीधा कहां प्रेजेंट है? देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, एनवेलप जो है अपना न्यूक्लियर का वो तो है नहीं। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो जेनेटिक मटेरियल के अराउंड क्या है? उसको सराउंड नहीं करती है और सीधा कहां पड़ी रहती है? साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पे हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है प्रेजेंट। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात। पहली बात तो ये होगी, इसको क्या बोलते हैं? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान रखना कि ये जो न्यूक्लियोइड होता है वो क्या होता है? इनमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम वगैरह क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे अपने बाद में। ठीक है, तो हमारा जो सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें क्या होता है? इस क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है। ध्यान रखेंगे, डीएनए प्रेजेंट होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन यहां पे एब्सेंट रहती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन यहां पे एब्सेंट रहती है। तो मैं लिख देता हूं, पर इधर आ जाइए। यहां के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके मिलके बने होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यूकैरियोटिक जो सेल्स है उसमें सबसे पहला डिफरेंस क्या है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्योंकि इसके नेम का मीनिंग याद रखोगे आप तो आपको एक डिफरेंस तो याद आ जाएगा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। राइट, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब बात करेंगे क्या कि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उन क्रोमोसोम्स में हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? एब्सेंट होती है। यहां पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, लेकिन यहां देखिए क्या है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्या? क्रोमोसोम्स के अंदर। एक मिनट, तो क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहां पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इस तरह से सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। राइट, तो यहां पे, लेकिन यहां पे आपके देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सब चीजें। तो आपकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब उन पे भी मेम्ब्रेन होती है। तो लेकिन यहां पे क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है? सब कुछ प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और कोई भी आप लेना चाहो। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक और ले लेते हैं। यहां पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहां पे जो राइबोसोम प्रेजेंट हैं वो राइबोसोम होते हैं बेटा 70S टाइप के, मतलब छोटी यूनिट है 70S उस टाइप के। लेकिन यहां पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो होते हैं 80S यूनिट, लार्जर यूनिट्स के राइबोसोम यहां प्रेजेंट होते हैं। बाकी राइबोसोम के बारे में जब अपने पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे जब करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। ठीक है,
या पॉइंट्स लिख लेंगे सारे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स होते हैं सारे के सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, राइट। कोई भी मर्जी बैक्टीरिया होगा वो सारे के सारे आएंगे प्रोकैरियोट्स में। इसके अलावा ब्लू, ग्रीन, एल्गी वो यहीं पे आती है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, और उसके अलावा यहां पे आपके आ जाएंगे माइकोप्लाज्म, ठीक है। ये सब आ जाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल क्या है, आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर ले सकते हो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स क्या है, आप अमीबा ले लो, आप पैरामीशियम ले लो, आप यूग्लिना ले लो, आप प्लाज्मोडियम ले लो, ये सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यूकैरियोटिक सेल मतलब जितने मर्जी सेल्स ले लीजिए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए फंजाई, मतलब फंजाई होती है जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड्स वगैरह लग जाती हैं, ठीक है, वो सब इसमें आ जाती हैं। आप या फिर मशरूम, आपने सुना होगा, मशरूम खाते हो आप लोग, वो भी क्या है, फंजाई का एग्जांपल है, ठीक है। वो भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, राइट। वो अपने डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे इनके बारे में डीपली अच्छे से, ठीक है। फंजाई के अलावा जितनी भी एल्गीज हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की जो आपने देखा होगा काई जम जाती है पानी के ऊपर, वो जितनी भी प्लांट सेल्स हैं, इसके अलावा जितनी भी बड़ी प्लांट सेल्स हैं, और सारी की सारी एनिमल सेल्स, जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है, बर्ड जो आप देखते हो, इंसेक्ट्स देखते हो, आप ह्यूमंस देखते हो, जितने भी या फिर आपके कैटल्स देखते हो, ठीक है, वो सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आ जाते हैं। क्लियर, स्नेक्स वगैरह सब। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस की बात करते हैं, राइट। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल अगर होगी तो वहां पे दोनों के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। देखिए जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है, यहाँ पे ब्लैक कलर की जो है लाइन है, वो क्या है, आपको सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। देखिए यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे, राइट। इसके अलावा लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फूड वैक्यूल्स की बात करते हैं, यहां पे जो रेड कलर की ये है, ये आपकी वैक्यूल्स हैं, ठीक है। यहां पे भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है, यहां पे थोड़ी सी लार्जर वैक्यूल्स प्रेजेंट है, देखिए लार्ज वैक्यूल्स हैं, और यहां पे बहुत स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं, क्योंकि देखिए जो मेजर काम है आपकी प्लांट सेल, वहां पे फूड सिंथेसिस करती है, उसका स्टोरेज करना होता है, तो लार्जर वैक्यूल्स चाहिए होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है, डिफरेंसेस की बात करते हैं। इसका जो अपनी जो एनिमल सेल है उसके अंदर देखिए जो न्यूक्लियस है बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे ये बताना था कि यहां पे मैक्सिमम जितने भी एनिमल सेल और प्लांट सेल है उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है मैक्सिमम क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं। कुछ जगह पे डिफरेंसेस है, अपने उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये है, पहला डिफरेंस क्या है, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो सेंट्रलाइज्ड होता है, देखो बिल्कुल सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, राइट। लेकिन यहां पे देखिए इसका जो आपका न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा कहां है, बिल्कुल जो बाउंड्री है उसकी तरफ में शिफ्ट हो गया है, ठीक है, पेरिफेरी की तरफ। क्यों, क्योंकि ड्यू टू लार्जर जो आपकी वैक्यूल्स हैं उनकी वजह से, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, देखिए यहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो स्मॉल वैक्यूल्स और जो यहां पे आपकी लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। इसके अलावा देखिए एक मेजर जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि यहां पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड सिंथेसिस करते हैं, ग्रीन कलर के, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्लोरोप्लास्ट यहां पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन यहां पे क्लोरोप्लास्ट जो है आपका वो प्रेजेंट रहता है, मतलब प्लास्टिड्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस आपको एक और दिखाई दे रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन यहां पे जो रेड कलर से मैंने दिखा रखी है ये है इसकी सेल वॉल। तो प्लांट सेल के अंदर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है,
लेकिन यहाँ पे सेल वॉल क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस सेंट्रलाइज था, आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस क्या रहता है, बाउंड्री की तरफ में रहता है, टुवर्ड्स साइड में शिफ्ट रहता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा राइबोसोम भी सेम रहेंगे, ठीक है। सेल और प्लांट सेल में सबसे मेजर डिफरेंसेस की बात करते हैं, वो क्या है, देखिए। एक तो सबसे पहला आउटर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। देखिए, इस प्लांट सेल की जो शेप होती है वो बिल्कुल डेफिनेट होती है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हार्ड रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, चेंज नहीं हो पाती, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट है। सेल वॉल एब्सेंट हो तो क्या होगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से ये रिजिड रहती है। इनकी जो शेप है वो क्या रहती है, बिल्कुल फिक्स रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, इसमें न्यूक्लियस साइड में रहता है, ठीक है, ड्यू टू लार्जर वैक्यूल्स, ठीक है। इसमें जो वैक्यूल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं, और प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। इसमें जो हमारा देखोगे आप, सेल वॉल हो गया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। क्योंकि अगर एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते तो अपने क्या करते, धूप में हाथ करते, और वो कोई मिल गया में जो जादू है उसकी तरह क्या हो जाता, अपने भी लाइट जलने लग जाती, ठीक है, कि हाथ किया धूप में और खाना बन गया, डकार ले ली, खाना खा लिया, पेट भर गया, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, अपने भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो, क्लोरोप्लास्ट होता तो अपने भी ग्रीन ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंसेस, ठीक है। मेन डिफरेंस आप याद रखेंगे, सेल वॉल, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट जो है ये, और आपके न्यूक्लियस जो थोड़ा है सेंट्रलाइज रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस। और आपके जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के बेसिस पे आप कह सकते हो कि यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं और मल्टी सेल्युलर एनिमल्स होते हैं। वो आपको पता है, जिन एनिमल्स की बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है, जैसे लाइक अमीबा वगैरह या बैक्टीरिया, वो क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। और जिनकी कई सारी सेल से मेडअप होती है, मतलब कई सारी सेल से मिलकर बनी है, वो क्या होंगे, आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। चलिए, राइट, बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या होती है, देखें, प्लांट सेल की बात करें तो इन प्लांट्स में जो सेल वॉल है, देखिए, वो बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर तो ये सेल्स हैं, जो सेल वॉल है वो किसकी बनती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी होती है। और प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है, या 4 टाइप्स की कह दो। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल, और फोर्थ होती है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला, अब ये क्या होती है देखते हैं, ठीक है। चलिए, इस डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई सिंगल सेल थी, ठीक है, सिंगल सेल थी, तो मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट सेल ने क्या है, डिवाइड किया है, एक सेल से 2 सेल बनी है। तो आपको बहुत ये इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक सेल ने डिवाइड किया और 2 सेल बनाई है, तो सबसे पहले जो लेयर बनती है वो होती है उसकी मिडल लैमेला। कौन सी होती है, ठीक है। और मिडल लैमेला जो बनी होती है वो बनी होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की, ठीक है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। और इसके अलावा जो भी सेल वॉल बनेगी उनमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन वगैरह होंगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं सेकंड
मिडिल लेमेला के बाद में जो सबसे पहली वॉल बनती है वो बनती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, इसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले जो लेयर बनेगी वो बनेगी आपकी प्राइमरी। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में कौन सी बनेगी? उसके बाद में बनती है सेकेंडरी, अंदर की तरफ में। ठीक है, इस तरह से। और फिर उसके बाद में अगर थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है तो वो बनती है कौन सी? टर्सरी। अब ऐसा नहीं है कि सारों के अंदर ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रेजेंट होती है। कईयों के अंदर प्राइमरी के साथ में सेकेंडरी होती है और कईयों में प्राइमरी के साथ में टर्सरी होती है। ठीक है, वो डिफरेंट जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रेजेंट रहती हैं। राइट, तो बनती किससे आपको पता है? प्लांट्स के अंदर जो हमारी सेल वॉल है वो बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन। ठीक है, और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के लिए आपको एक और चीज बता देता हूं कि ये जो हमारी जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज या पैक्टीन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? पॉलीसैकेराइड जिनको बोलते हैं। ठीक है, साइंस में अपने इसको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ध्यान रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और मिडल लेमेला, ये चार तरह की प्लांट सेल वॉल होती है। प्लांट में जो सेल वॉल्स होती हैं वो बनी होती हैं किसकी? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन्स की। राइट, मिडल लेमेला जो इनके बीच में प्रेजेंट होती है, दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है कॉमन लेयर, वो होती है मिडल लेमेला, जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बनती हैं। क्लियर? अब बात करते हैं प्लांट की, तो हो गई। देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, अब याद रखेंगे बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि बनी होती है किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। राइट, इसके अलावा आपकी फंजाई जो होती है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, याद रखोगे, और वो बनी होती है किसकी? काइटिन की। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, देखिए वो अपने में सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अपनी होती है उसके लिए आप बात याद रखेंगे कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो होती हैं सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल। देखिए इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है समझिए। सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल क्या होती हैं, या परमिएबल या इम्परमिएबल। देखिए परमिएबल जो चीज होती है वो ये होती है कि जो अपने में से क्या हो, किसी भी चीज को पास होने देती है। ठीक है, और इम्परमिएबल क्या होती है? जो किसी भी चीज को अपने में से पार नहीं होने देती। जैसे कि ये जो वॉल है, ये वॉल क्या है? परमिएबल है, इसके कोई भी चीज पार नहीं जा सकती। राइट, अब देखिए सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल क्या होता है। देखिए यहां ध्यान देंगे, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। देखिए एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सॉल्वेंट होता है पानी, और पानी में आप क्या डालते हो? चीनी। तो चीनी क्या है? सॉल्यूट है, और पानी क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, जितनी ज्यादा चीनी डालते जाओगे तो उतना ज्यादा वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? हाइपरटोनिक, मतलब आपका थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान दीजिए सेमी परमिएबल। तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ, देखिए सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज होते हैं। ठीक है, और हमारे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े से लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या होते हैं?
जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होंगे, राइट। जैसे मैंने 2 सॉल्यूशन लिए तो उनके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो ये रहे, ठीक है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो ये रहे, ठीक है। अब बताइए कौन से पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं? ये वाले मूव कर सकते हैं, ठीक है, आर पार, राइट। तो हमारी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्या कहती है कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए परमिएबल होती है। चाहे कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल हो उसके लिए क्या रहेगी? परमिएबल रहेगी। कहने का मतलब हाफ, देखो सॉल्यूशन का हाफ क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के लिए क्या है? ये परमिएबल है, बट सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए नहीं है, राइट। अब सेलेक्टिव परमिएबल क्या है? देखिए अगर सिर्फ पानी, देखो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है आपका वाटर, ठीक है, ध्यान रखना, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर तो है, अगर तो जब कोई भी सेल अपनी बॉडी में कोई भी सेल है तो देखिए बेटा वो आसपास के एनवायरनमेंट, मतलब आसपास की जो सेल्स हैं उनसे एक्सचेंज करती रहती है, ठीक है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करती रहती है। तो सिर्फ सेल के अंदर अगर मान लो कोई भी चीज़ आर पार नहीं जाएगी तो सेल लिव कैसे, मतलब लिविंग कैसे वो रह पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ध्यान देंगे कि कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स, सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है? कुछ छोटे सेलेक्टेड सॉल्यूट्स जो होते हैं, ठीक है, या कोई भी सॉल्यूट आप ले लो, बड़े भी होते हैं कुछ भी होते हैं, कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स के लिए ये परमिएबल होती है। आपकी जो मेम्ब्रेन है ये क्या रहेगी? परमिएबल रहती है। कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स ओनली, सेलेक्टेड सॉल्यूट्स जो कि सेल को रिक्वायर होते हैं, जो जरूरी होते हैं, वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू ये क्या करती है? उसको आर पार आने देती है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे सेमी परमिएबल सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है, राइट। अब देखिए आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो किसकी बनी होती है वो देखते हैं, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, ठीक है। तो लिपिड प्लस प्रोटीन से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी रहती है, ठीक है। अब बहुत सारे इनकी स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वो है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताता है, ठीक है। देखिए कैसे बनती है आपकी जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और आप ध्यान रखेंगे कि लिपिड्स जो होते हैं उनकी 2 लेयर होती हैं और प्रोटीन्स की 1 लेयर जो रहती है जनरली, ठीक है। मतलब प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और लिपिड्स की बाय लेयर प्रेजेंट होती है, आप ऐसा याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, देखिए देखिए लिपिड जो होती है उसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और फॉस्फोलिपिड जब मॉलिक्यूल की अपने बात करते हैं तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। 2 उसमें टेल होती हैं, ये हेड होता है। हेड जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक इसका हेड रहेगा, और हाइड्रोफोबिक टेल होगी, ठीक है। एक जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, तो उसकी जो टेल होती है वो तो क्या होती है? हमारी हाइड्रोफोबिक टेल होती है, मतलब वाटर रिपेलेंट होती है, वाटर से दूर भागती है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो देखो लिपिड की बायलेयर प्रेजेंट होती है, ये रही, ठीक है, लिपिड बायलेयर। और जो लिपिड बायलेयर है ये आपकी जो होती है ये होती है 35 एंगस्ट्रॉम, इस तरह से ए लगा के ऊपर राउंड कर देंगे, 35 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, ठीक है। इसके अलावा आउटर, ये देखिए ये आपकी इनर साइड है, इनर सेल फ्लूइड, और ये है आपका एक्सटर्नल सेल फ्लूइड, मतलब बाहर की साइड है ये, ठीक है, आउटर और ये इनर। तो आउटर के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं इनको बोलते हैं आपकी पेरिफेरल प्रोटीन्स, और ये जो प्रोटीन्स हैं जो अंदर की साइड में है इनको भी सेम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स। लेकिन कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, देखिए इस तरह से प्रेजेंट है आपकी। आपकी जो बाहर की तरफ में जो लेयर्स होती हैं वो होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, और
अंदर की साइड में जो रहेंगे वो भी पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा देखिए जो बीच में जो प्रोटीन्स होती हैं, देखिए जैसे कि ये जो आर पार आ रही हैं वो, ठीक है, जो क्रॉस कर रही है लेयर को, और कुछ बीच में जो प्रेजेंट है, ये जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं ये होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कुछ प्रोटीन्स, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये जो मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये दिया गया था किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। ईयर आपको याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1972 के अंदर इन्होंने ये दिया था, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था आपका, राइट। तो आपको एक बात पता चली क्या कि लिपिड बायलेयर होती है, वो होती है 35 एंगस्ट्रॉम थिक, ठीक है, जिसके अंदर बीच बीच में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दो टाइप की प्रोटीन्स मिलती है, पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये आपका डायग्राम रहेगा। ये देखिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स हैं, इनके बीच में पोर होते हैं, ये पोर प्रेजेंट है, ठीक है। यहां से कुछ जो सब्सटेंसेस है उनको ये इजीली क्या है ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, जो मेम्ब्रेन के आर पार आते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स हेल्प करती हैं, कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गई और पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गई, और आपकी लिपिड बायलेयर हो गई जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है, बायलेयर। और ध्यान देंगे प्रोटीन की जो लेयर होती है उसकी थिकनेस क्या होती है? ये जो प्रोटीन की जो थिकनेस है ये क्या रहेगी? ये रहेगी 20 एंगस्ट्रॉम, और नीचे वाली जो लेयर है प्रोटीन की उसकी भी कितनी रहेगी? 20 एंगस्ट्रॉम। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसका मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि लिपिड और प्रोटीन से बनी होती हैं, ठीक है। और जो टोटल थिकनेस है हमारी, जो टोटल थिकनेस है वो हो गई कितनी? 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 20, 35 और 20, राइट, कितनी हो गई? तो 75 एंगस्ट्रॉम इसकी हमारी थिकनेस होती है, किसकी? हमारी लेयर की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। सिंगर निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे जो वैलिड मॉडल है वो यही मॉडल है। इससे पहले बहुत सारे मॉडल्स आए थे, किसमें कोई बोलता कि लिपिड से बनती है, किसी में बोलता प्रोटीन से बनती है, तो ये सबसे वैलिड मॉडल है आपका, ठीक है।